हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। PYQs कवर कर रहे हैं जितने हमसे हो पाएंगे एग्जाम तक। कोशिश है सारे ही हो जाएं जितने भी हों अपने पास। 21वीं क्लास है जी ये, यानी कि 200 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो 200 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे हों, प्लस आप सबने वो देखे हों। अगर कोई नया स्टूडेंट है जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो मेक श्योर आप वो क्लासेस देख लें, बिकॉज PYQs जो है वो अक्सर अगर वो एग्जैक्ट रिपीट नहीं होते तो कॉन्सेप्ट उसका डेफिनेटली रिपीट होता है। ठीक है, सो नेट वगैरह के लिए भी ये सारे के सारे PYQs हेल्पफुल हैं। आंसर की हमारे पास है नहीं तो कोशिश है कि बेटर और बेस्ट आंसर जो है हम उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का विद लॉजिक निकाल सकें। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और फीडबैक जरूर दिया कीजिए, बिकॉज कल को आप भी टीचर बनेंगे, आपको भी फीडबैक की जरूरत पड़ेगी कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलिए, व्हाट इज द प्रेजेंट फंड शेयरिंग, ये 2018 में पूछा है, मतलब 2018 के टाइम की बात हो रही है ये। तो शेयरिंग की बात हो रही है सर्व शिक्षा अभियान में सेंटर एंड स्टेट ऑफ ओडिशा। तो हो सकता है, वैसे तो ऐसे से हम ये इसी को लिखते हैं, समग्र शिक्षा अभियान को हम ऐसे से यूजुअली नहीं लिखते। तो ये सर्व शिक्षा अभियान का पूछा है। तो देखिए, शायद ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि 2015 में एक बार एक इश्यू हुआ था कि उस टाइम पे ये था हमारे पास, ये सेंटर की थी फंडिंग, ये थी स्टेट की फंडिंग। तो उसके बाद इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया था, 50-50 कर दिया था। सेंटर ने अपनी फंडिंग वाला जो पोर्शन है वो वापस लेके ये बोला कि हम सिर्फ 50% देंगे। ओके, तो उस टाइम पे ओडिशा और कुछ स्टेट्स ने क्या किया था, अपोज किया था। और फिर बाद में राज्यसभा वगैरह में डिस्कशन होने के बाद वापस से इसको किस उस पे पहुंचे, हम 60-40 के रेशियो पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो सर्व शिक्षा अभियान के लिए रेशियो है जी 60-40। 60% जो है वो कौन करेगा, ये अपनी सेंटर करेगा ये कंट्रीब्यूशन, और 40% कंट्रीब्यूशन करेगा स्टेट। ठीक है, तो ये एक न्यूज आई थी 2015 में कि सर्व शिक्षा अभियान का फंडिंग पैटर्न फॉर्मली चेंज करके 50-50 किया जा रहा है, जो कि एग्जिस्टिंग 65-35 है। तो ऑब्वियसली फ्यूचर जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम का वो थ्रेटन दिख रहा है कि अच्छा, आप पहले आपने फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया कि सारा का सारा हम करेंगे ये वो, और फिर आप वापस से फंडिंग जो है उसमें से निकालते जा रहे हैं। ठीक है, सो फिर वहां पर बहुत सारे, जैसे ओडिशा जो है स्टेट, वहां पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ऐसे तो जो है प्राइमरी एजुकेशन की फंडिंग धीरे धीरे सेंटर बिल्कुल ही विड्रॉ कर लेगा, राइट। सो विच इज रॉन्ग। सो बाद में जो है एक प्रेस रिलीज होता है जो PIB रिलीज करती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो वहां पे ये फंडिंग का डिस्कशन होता है कि 60-40 रहेगा ये रेशियो, जो यहाँ पर जैसे ये बिहार, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इन्होंने कंसर्न्स रेज किए थे, अपोज किया था इसका। तब जाके जो 65 से जो 50 हुआ था उसको वापस से 60-40 कर दिया गया। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, तो 60-40 आप ध्यान रख सकते हैं। इन विच ईयर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड, विच मीन्स आपको सर्व शिक्षा अभियान, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, वो भी पूछा गया। तो रमसा हो गया या NCERTs हो गई, कौन कब बना, क्या लॉन्च हुआ, ये फैक्चुअल पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा, वरना आप ट्रबल में आ जाएंगे अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान नहीं होंगी तो। ओके, सो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था जी 2013 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब लॉन्च हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, What is the institutional structure envisaged under RUSA at center? तो जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है उसके तहत सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और इंस्टीट्यूट के लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे वो कुछ एक हायरार्की बताई गई है कि कौन किसके बाद होगा। सो वो हायरार्की जो है स्ट्रक्चर की, वही यहाँ पर पूछी गई है। सो ये फुल फॉर्म्स अगर आपको नहीं पता तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। आंसर रहेगा NMA, PAB, NPD और TSG। अब ये हैं क्या? सो इंस्टीट्यूशनल हायरार्की अगर हम नेशनल या सेंट्रल लेवल पे देखेंगे, सो नेशनल मिशन अथॉरिटी NMA, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड PAB, देन नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगे उसके नीचे, और उसके नीचे टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप होगा। ये नेशनल लेवल पे है। अब ऑब्वियसली स्टेट लेवल पे भी होगा, तो स्टेट लेवल पे स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, देन स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर और टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप। तो ये टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप TSG भी याद रख सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता अगर आपको TSG पता होता। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने वाली यूनिट। ओके, सो ये तीनों की हायरार्की याद रखिए। इस बार सेंटर की पूछी है, हो सकता है किसी एग्जाम में स्टेट की या इंस्टीट्यूट की भी पूछ ली जाए।
व्हाट इज द टारगेट ऑफ रूसा रिगार्डिंग ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, तो 2018 में ये चीज पूछी गई। तो उस टाइम पे जो टारगेट था वो था 30% बाय 2019 एंड 20। तो ये 30% था कि बाय द ईयर 2019 एंड 20 जो अब है उसका 30% हमें अचीव करना है, वो भी इक्विटी और इंक्लूजन के तहत। तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर नहीं पता होगा तो ये गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, व्हाट इज द फंड शेयरिंग पैटर्न, अब तक हमने सर्व शिक्षा अभियान के फंड शेयरिंग पैटर्न की बात की थी, अब हम रूसा के फंड शेयरिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए, अगर सेंटर वर्सेस जनरल कैटेगरी स्टेट पूछा है तो पहले आप सेंटर का कंट्रीब्यूशन रेशियो के बाद स्टेट का कंट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है कि 60-40 40-60 है तो दोनों ही, बट सेंटर पहले देन स्टेट का दिखाया जाता है, तो रेशियो क्या है जी 60-40 है। ओके, Who can be appointed as the chairperson of National Human Rights Commission of India? So हमने Human Rights Education की बात की, लेकिन हमने National Human Rights Commission की बात नहीं की थी, जो अब यहाँ कवर हो गई। ओके, so National Human Rights Commission of India जो है उसके चेयरपर्सन कौन होंगे? So obviously हमें पता चल रहा है Human Rights Commission की बात हो रही है, यानी ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखेंगे, ये उनके ऊपर ध्यान रखेंगे कि कहीं जो है उनकी अवहेलना तो नहीं हो रही है पूरे देश में कहीं पर भी, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे है और ये काफी एस्टेब्लिश्ड वो है, मतलब अच्छी वो इंस्टीट्यूशन या अच्छी बॉडी मानी जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। सो इन नेशनल लेवल पे है, सो ये ज्यादा रिस्पेक्टेबल तब बन जाती है जब हम बात करेंगे इनके चेयरपर्सन की, जो कि कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा। यानी ऑब्वियसली चीफ जस्टिस हम किसको बोल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ही हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं कई बार। सो कंट्री का जो चीफ जस्टिस है जो कि रिटायर्ड है ऑब्वियसली, सो रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है वो इसके क्या हो सकते हैं, चेयरपर्सन हो सकते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन नहीं है किसका, एनएचआरसी का यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया का। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक कंपनसेशन टू द विक्टिम, कि विक्टिम को इकोनॉमिक कंपनसेशन देना, या प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, अंडरटेकिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, रिक्वेश्चनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट। ठीक है, सो ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन राइट्स की बात करता है, चाहे वो प्रिजनर्स के हों या किसी के भी हों, उसी फील्ड में रिसर्च की भी ये काम करते हैं। अगर पब्लिक में कोई चीज हुई है और इनको लगता है वो गलत है या इनको पहले का कोई रिकॉर्ड चाहिए तो उसको रिक्वेश्चन ये कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक कंपनसेशन करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं सेंटर को, या जिस भी स्टेट में वो चीज हुई है स्टेट को। मान लो किसी स्टेट में कोई हादसा हो गया जहां पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कुछ लोगों के हनन हुआ है राइट्स का, सो उनका कंपनसेशन वो स्टेट देगा, लेकिन उसको डायरेक्ट ये लोग करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, तो ये खुद कंपनसेशन नहीं देंगे, तो ये जो है इसका फंक्शन नहीं है, खुद फंक्शन जो है इकोनॉमिक कंपनसेशन देना खुद ये प्रोवाइड नहीं करते, बट ये डायरेक्ट करते हैं स्टेट को, सेंटर को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो उस केस में है। सो ये डायरेक्ट करेंगे और वो इंस्टीट्यूट या वो जो है अपना स्टेट या सेंटर वो उसको कंपनसेट करेगा। ओके, हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, अच्छा ह्यूमन आएगा ये, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहले चेयरपर्सन कौन थे, तो कौन थे का मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन कब बना, एस्टेब्लिश कब हुआ। सो पहले चेयरपर्सन थे रंगनाथ, ये जो है रंगनाथ मिश्रा, ये आंसर हो जाएगा इसका। और जो इनका एस्टेब्लिशमेंट है वो है 12 अक्टूबर 1993। स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला 1993 के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट से। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि उस टाइम पे 1993 दिसंबर में जो है ये चीजें भी बाद में वो जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन की, वो फिर आगे हम साइन इन कर लेते हैं। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा, आप 1993 याद रखिए कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ और कौन से स्टेटस के तहत, मतलब स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको किसके, कौन से इसके तहत मिला, जो अपना एक्ट है। सो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है जी। वेयर एंड व्हेन ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ये स्टेट लेवल पे भी ह्यूमन राइट कमीशन होता है हर एक स्टेट का। अब आप ओडिशा से आप लोग हैं, आप लोगों का एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन आप बेहतर आंसर कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा कि मैं सही बता रही हूँ कि नहीं बता रही हूँ। ओके, सो ये 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था जी, और ये भुवनेश्वर में इनका जो है, भुवनेश्वर में इनका ऑफिस है, तो भुवनेश्वर ही हम मान के चल सकते हैं। ओके, सो ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन 27 जनवरी 2000 स्टार्टेड फंक्शनिंग कब हुआ,
विद इफेक्ट टू 2003। तो 2003 में इसकी फंक्शनिंग हुई। इनके फर्स्ट चेयरपर्सन भी आप याद रख सकते हैं बिकॉज आपके स्टेट का एग्जाम है। सो डीपी मोहपात्रा, ओके। तो श्री जस्टिस डीपी मोहपात्रा जो है, इन्होंने ये फर्स्ट ऑनरेबल चेयरपर्सन जो है वो थे। तो भुवनेश्वर 2000 जो है इसका आंसर होना चाहिए। When was the Universal Declaration of Human Rights proclaimed? ये मैंने आपको ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जब आप करवाई थी रिसेंटली, उस टाइम पे UDHR करवाया था मैंने आपको। ये भी बताया था कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर 1948 में जो है वो मनाया जाता है। ये इसका आंसर रहेगा। जितनी चीजें मैंने करवा रखी हैं उनको प्लीज करके जाइएगा, आपके लिए ही हेल्पफुल रहेंगी। So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.